ठीक है, मैं लौटूंगी, माफी चाहूंगी, मैं आपके पास लौट रही हूँ, लेकिन ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय पहुंचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक काफिला। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बीजेपी मुख्यालय की ओर बढ़ चुके हैं और ये तस्वीरें उनके काफिले की। फिलहाल बीजेपी मुख्यालय पर शाम 7 बजे के समय बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना था, और उसके बाद से टाइम बढ़ा 7:45 का बताया गया। और उसके बाद अब देखिए शाम 6 बजे तक ये कहा गया था कि 6 बजे तक आप ये देख पाएंगे कि 6 बजे से ये खबरें आनी शुरू हो जाएंगे, प्रधानमंत्री पहुंचने वाले, और 6:30 बजते आप प्रधानमंत्री को बीजेपी मुख्यालय में देख पाएंगे। और देखिए अभी 6:30 बजे का समय हुआ नहीं है, लेकिन उनका काफिला बीजेपी मुख्यालय में पहुंच चुका है। जोरदार स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में किया गया है। और फिलहाल अब इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के 27 सालों के बाद दिल्ली में जीतने को लेकर के संबोधित करेंगे और किस तरह वो इस संबोधन को सबके सामने रखेंगे, इस जीत को कैसे व्यक्त करेंगे, इसका इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि हमने ये देखा कि प्रचार प्रसार करने के दौरान आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उन पर निशाना साधने का काम बखूबी प्रधानमंत्री ने किया। और इस बार भी दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने खासतौर पर प्रधानमंत्री के चेहरे पर इस चुनाव को लड़ा था और मुख्यमंत्री के चेहरे को स्पष्ट नहीं किया गया था। हालांकि नाम तो कई हैं इस रेस में, लेकिन मुहर किसके नाम पर लगेगी अभी इसका इंतजार करना होगा। और इससे पहले भी बीजेपी की ओर से कहा गया था कि देखिए ये पूरी तरह बैठक पर निर्भर करता है, बैठक में तय होगा कि किसका नाम मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपसे कुछ देर के बाद संबोधन, ये तस्वीरें सीधे मुख्यालय से हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी के मुख्यालय से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। जोरदार स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है। मोदी 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 भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। प्रधानमंत्री जी अगले कुछ क्षणों में आपके समक्ष पहुंचने वाले हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है, जितनी ताकत लगाकर आपने दिल्ली से आपदा की सरकार से मुक्ति ली है, उसी तरह पूरे जोश के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना है। भारत माता की, मेरे साथ नारा लगाना है, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी 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 जी को जय श्री राम, श्री मोदी जी को जय श्री राम, श्री नरेंद्र मोदी। तो फिलहाल बीजेपी मुख्यालय की ये तस्वीरें तो आपने दिल्ली से देख ली, लेकिन हम एक बार फिर से चर्चा को जारी रखेंगे और प्रोफेसर कुमार रामकृष्ण जी का मैं रुख करूंगी। रामकृष्ण जी, आपसे जो सवाल पूछा था उस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल का जो उत्थान और पतन है, ये दोनों टीआरपी से जुड़ा हुआ है, टीआरपी टू टीआरपी। जब ये आए थे 12 में, तो आपको याद होगा टीआरपी का मतलब यहाँ पे टेलीविजन रेटिंग पॉइंट बोल लीजिए या टारगेट रेटिंग पॉइंट, फर्स्ट टीआरपी का। तो उस समय आए थे तो सोशल मीडिया का पूरा इस्तेमाल किया, मीडिया का पूरा इस्तेमाल किया, मीडिया के लोगों ने इनको पूरा बैकअप किया और उसके कारण ये रातों रात एक पार्टी बन गया, रातों रात एक स्टार बन गया और 10 साल इन्होंने रूल भी किया। अब इनका जो पतन भी जो है उसके पीछे भी टीआरपी है। ये टीआरपी है तिहाड़ रिटर्न पॉलिटिशियन का। ये तिहाड़ रिटर्न पॉलिटिशियन बन गए और ये जितने भी तिहाड़ी गए थे, 3 लोग गए थे ना, ये लोग, ये तीनों के तीनों इलेक्शन हार गए। ठीक है, पहला चीज टीआरपी टू टीआरपी हो गया। अब दूसरा चीज आ रही है, इनका जो वोट का जो परसेंटेज है दिल्ली में, वो बहुत ज्यादा नहीं गिरा है।
देखिए अभी जो लेटेस्ट जो भी डेटा इलेक्शन कमीशन पे जो भी हम नोट करके लाए आधा घंटा पहले, जी बीजेपी को टोटल 46% वोट मिला है और 43.5% वोट मिला है आम आदमी पार्टी को, और कांग्रेस को 6% से ज्यादा वोट मिला है। तो ये आप ये लगता है कि अगर कांग्रेस अगर आम आदमी पार्टी मिल करके लड़ा होता तो हो सकता है शायद रिजल्ट कुछ और हो सकता था। ये दूसरी बात हो गई, क्योंकि दोनों के जोड़ने में 49% वोट हो जा रहा है और बीजेपी का 46% ही है। 12 कंस्टिट्यूंसी ऐसा है जहां पे हार जीत का मार्जिन 4000 से कम है, याद रखिएगा 4000 से कम मार्जिन है 12 सीट पे हार जीत का, और 6 कंस्टिट्यूंसी ऐसा है कि जहां पे हार जीत का फर्क 2000 से भी कम है। 2 कंस्टिट्यूंसी ऐसा है जहां हार जीत का फर्क 500 वोट से भी कम है। तीसरे ये चीज आपको हम इसलिए बता रहे हैं कि फर्क पड़ता अगर कांग्रेस और ये दोनों मिल करके आता और अगर दोनों वोट जुड़ता। लेकिन कुमार रामकृष्ण जी, सवाल तो ये है ना कि कांग्रेस को लेकर के तो आम आदमी पार्टी भी यही आरोप लगाती रही है कि टीम बी की तरह इस बार कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा है और जानबूझकर कि आम आदमी पार्टी को हराया जा सके। क्या इस बात सच्चाई मानते हैं? नहीं, सवाल है कि हरियाणा में भी जो कांग्रेस पार्टी हारी थी तो उसके पीछे भी आम आदमी पार्टी अपना क्रेडिट ले रहा था कि मेरे कारण हार गए। अब हम दूसरे विषय पर अब हम आ रहे हैं जी। अरविंद केजरीवाल पर्सनली एक अनरिलायबल पर्सनालिटी है, अनरिलायबल। इनके साथ जो भी रहा ये किसी के साथ ये नहीं रही है, चाहे प्रशांत भूषण का देख लीजिए, कुमार विश्वास का देख लीजिए, स्वाति मालीवाल का देख लीजिए, पता नहीं मनीष सिसोदिया कैसे टिके रहेगा, ये रिसर्च का विषय हो सकता है। और कांग्रेस इन पे कैसे ट्रस्ट कर ले? जो व्यक्ति अपने पार्टी में उन लोगों के साथ नहीं खड़ा हुआ, उन लोग को अपने साथ नहीं रहने दिया, जिन लोगों ने पार्टी बनाया था। प्रशांत भूषण तो यहाँ तक कि जब पहला जो फंड जो डोनेट हुआ था तो हमको याद आ रहा है कि उस जमाने में 1 करोड़ रुपया दे करके पहला व्यक्ति था जो कि आम आदमी पार्टी को डोनेट किए थे, जहाँ तक हमको याद आ रहा है। ठीक है, तो उसको भी इन्होंने हटा दिया। तो आखिर अरविंद केजरीवाल पे विश्वास करे तो कौन करे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को हमेशा एक लगता था रोड पे होता है हिट एंड रन। अरविंद केजरीवाल का फॉर्मूला क्या था? अलेज एंड रन, आरोप लगाइए और भागिए। और इसका रिजल्ट ये होता है कि 2 बार कोर्ट में जा करके इनको माफी भी मांगना पड़ा। देखिए अरविंद केजरीवाल जिस शराब घोटाले में फंसे थे, अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे करके चला गया होता तिहाड़ और वापस आया होता तो शायद तस्वीर कुछ और होता, जैसे कि झारखंड में हुआ था। लेकिन ये आदमी तो ऐसा बेशर्म आदमी है कि बीइंग चीफ मिनिस्टर चला गया जेल के अंदर। ठीक है कुमार, बताइए चीफ मिनिस्टर के जेल के अंदर आता है कहीं? ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी क्योंकि आपसे कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू हो जाएगा। उससे पहले मैं AK मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी रिएक्शन मैं इसी पर चाहूंगी क्योंकि अभी हमने कुमार रामकृष्ण जी को भी सुना, उनका भी यही कहना है कि अगर शायद अपने नैतिक मूल्यों पर पार्टी बनी रहती आम आदमी पार्टी तो आज तस्वीर कुछ और हो सकती थी, लेकिन क्योंकि अपनी नैतिक मूल्यों से भटक गई तो इस वजह से तस्वीर बदल गई दिल्ली की। देखिए ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। सवाल फिर से सुन लीजिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। तो सवाल ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टी का नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखिए, एक एक आदमियों से जो है मिलके बनता है। इन्होंने अपने संस्थापक सदस्यों को ठगा, स्वार्थ की पराकाष्ठा, अपने नेताओं को ठगा, जो मंत्री मिनिस्टर थे उनको ठगा, और सारी चीजें, सारी शक्तियां, सारा प्रॉफिट या जो एंजॉय होता है पावर का वो अपने तक सीमित रखा। सवाल ये है कि जब आप बेनिफिट को शेयर नहीं करेंगे तो जनता भी आपके साथ नहीं रहेगी। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है आप मीडिया वगैरह सेकेंडरी चीज है, आपका चेहरा तो बना सकती है, आपका परसेप्शन तो डेवलप कर सकती है, लेकिन ग्राउंड में हकीकत में उस परसेप्शन को कॉन्टिन्यूअस मेंटेन करना वो अलग चैलेंज होता है। लोगों को उम्मीद बंधी रही और ये अपने बतौलेबाजी से उस उम्मीद को बांधे रहे। अब उससे बड़ा सवाल यह है कि कभी न कभी जनता चाहती है कि हकीकत में वो रिजल्ट उनके सामने आए, वो नहीं आया। ये बतौलेबाजी करके खुश होते रहे कि जी मैंने उसको चुप करा दिया, उसको चुप करा दिया। जितनी बातें, जितनी पॉलिसी होती थी उसको पब्लिक एक्सपीरियंस नहीं कर पाती थी, अपने जाल में फंसते चले गए। जब तक आप कमजोर नहीं होते हैं आपका विपक्षी आपको गिरा नहीं सकता। अच्छा AK मिश्रा जी, अरविंद केजरीवाल के उस स्टेटमेंट को भी हमने सुना इस चुनाव को हारने के बाद। उन्होंने ये कहा कि देखिए हमने सत्ता में आने के लिए तो कभी चुनाव लड़ा ही नहीं था। तो अगर वो ये कह रहे हैं आज के वक्त में, तो 10 साल से वो सत्ता में फिर बने ही क्यों रहे थे? 2013 का भी इलेक्शन क्यों लड़ा था? यही इनकी बतौलेबाजी है। हर भाषण में बोलते हैं कि हम अभी इस बार माफी के साथ AK मिश्रा जी आपको रोक रही हूँ, आपके पास लौटूंगी, लेकिन एक बार फिर से वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का
स्वागत सत्कार किस तरह इस वक्त मंच पर हो रहा है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। उन्हें फूलों की माला पहनाई जा रही है और ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, इस वक्त मंच पर तमाम वो दिग्गज चेहरे बीजेपी के, एक और जहां आप मंच पर जेपी नड्डा को भी देख रहे हैं, राजनाथ सिंह को भी देख रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी दोस्तों, इस ऐतिहासिक जीत पर हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन तो कर ही रहे हैं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो फिर से एक बार मैं अपने मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में अब से कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री अपना संबोधन रखेंगे। ए.के. मिश्रा जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, आपने ये बोला, मैं बता ये रहा था कि जो ये बोलते हैं, देखिए अभी इसी इलेक्शन में इन्होंने बोला कि हम 55 सीट ला रहे हैं जी, हम 65 सीट ला रहे हैं। अगर वो ये बोलते हैं कि हम तो सत्ता में आने के लिए हमने राजनीति ही नहीं शुरू की थी, तो ये महाझूठ है। यही इनकी बतौलेबाजी है कि खुली आंखों में धूल झोंकना जिसको बोलते हैं। लोगों का विश्वास हटता चला गया, अपने आप केजरीवाल कमजोर होते गए। बीजेपी ने इस चीज का फायदा उठाया और केजरीवाल को साबित कर दिया कि इनकी कथनी और करनी में एक है। विश्वास बना, सबसे पहले केजरीवाल का विश्वास बना जनता में, तभी वो जीते। जिस दिन वो विश्वास टूट गया, चाहे मीडिया का प्रयोग किया जाए, चाहे कोई भी रणनीति बनाई जाए, तो जो राजनीति है ये बड़ा मतलब बहुत गतिशील मुद्दा है। इसको इतने हल्के से नहीं। केजरीवाल ये सोचने लगे थे कि मैं वन मैन शो हूं, मेरे मुंह से जो निकल गया जनता उस पर आंख मूंद के विश्वास करती रहती है, और इसी चीज में वो उलझे रहे, इसी भरोसे में, और वो उनका भरोसा गलत साबित हो गया। जी ठीक है के मिश्रा जी, आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी भी अगर हमारे साथ बने हुए आपको आवाज मिल रही है, तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी अवधेश जी कि आम आदमी पार्टी की ओर से एक वक्त वो भी था जब ये बयान दिया गया था और ये कहा गया था कि हमारी ईमानदारी का जवाब जनता देगी हमें इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिताते हुए। तो इसको लेकर अब मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि इस पर अब आपका क्या रुख है, क्योंकि इस बार का दिल्ली विधानसभा चुनाव की तस्वीर पूरी तरह बदलते हुए आपके पाले में चली गई, यानी बीजेपी के पाले में, और आम आदमी पार्टी को पटखनी इस बार 27 सालों के बाद दे दिया आपने। चलिए, अवधेश जी हमारे साथ इस वक्त फिलहाल नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन उनके पास हम दोबारा कोशिश करेंगे। वहीं हमारे करोड़ों साथी जो टेलीविजन चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, आप सब की ओर से और तमाम करोड़ों कार्यकर्ता और मोदी जी को चाहने वाले हमारे साथी की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपके नेतृत्व में जिस तरीके से पार्टी ने एक पर एक जीत हासिल की है, और आपके नेतृत्व ने जिस पर जनता ने बारंबार मोहर लगाया है, और आपने भी देश की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी है, ऐसी शख्सियत जो हमारे पार्टी के शीर्ष नेता हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, पुनः मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं पार्टी की ओर से दिल्ली के जनता जनार्दन, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भरपूर आशीर्वाद दिया, उसके लिए भी मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। मैं तमाम कार्यकर्ताओं को जिन्होंने तो फिलहाल इस वक्त जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं और उसके बाद अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करेंगे तमाम कार्यकर्ताओं को। लेकिन एक बार फिर से हम चर्चा की ओर बढ़ेंगे
और प्रोफेसर कुमार रामकृष्ण जी, एक बार फिर से मैं आप ही का रुख कर रही हूँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी को जिस वक्त हमने सुना और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए पहली बार गारंटी लाने वाले हम लोग रहे, हमें तमाम पार्टियों ने फॉलो किया। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि हमने तो सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी, लेकिन ठीक है जो जनाधार है हम उसको स्वीकारते हैं। तीसरी तरफ वो ये कह देते हैं कि आम आदमी पार्टी की ईमानदारी का सबूत तो जनता देगी, तो जनता ने तो अपना मत रख दिया, अब इससे क्या समझा जाए? नहीं, सत्ता के लिए भी नहीं आए हैं, ये बॉडीगार्ड भी नहीं लेंगे, ये बड़ा घर भी नहीं लेंगे, ये लेवाइस लाइफ भी नहीं जिएंगे। इनका पूरा हिस्ट्री उठा करके इनका केजरीवाल का आप देख लीजिए। आप जितना चीज़ बोला था हम नहीं करेंगे, सारा चीज़ केजरीवाल ही किया। हम तो बोलते हैं कि जो सीएम हाउस है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि कुछ दिनों के लिए म्यूजियम के रूप में तब्दील करे, ताकि इस देश का आम आदमी देख सके कि लाखों रुपये का टॉयलेट कैसा होता है, लाखों रुपया का पर्दा कैसा होता है, लाखों रुपया का मार्बल कैसा होता है। क्योंकि 7 करोड़ रुपया जिस फ्लैट के रिनोवेशन पे खर्च हुआ हो, 7 करोड़ में तो कई एक सारे फ्लैट आ जाएंगे। जहाँ पे ऑफिस है, जहाँ पे इनका रेसिडेंस है, वहाँ भी 7 करोड़ मिल जाएगा, 2 या 3 रूम का बेडरूम मिल जाएगा। और 7 करोड़ सिर्फ कौन से सत्ता में नहीं आए? चीफ मिनिस्टर रहते हुए जेल में ये जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहते हुए सब कुछ ऑर्डर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये जब सुप्रीम कोर्ट बोला कि आप फाइल पे साइन नहीं कर सकते हैं, तब इनको समझ में आ गया कि आप चीफ मिनिस्टर विदाउट पावर, फिर उनको रिजाइन करना पड़ रहा है। तो ये जो इनका बोलना है कि हम सत्ता के लिए नहीं आए, बेसिकली सत्ता के लिए आए। और सत्ता के लिए इनकी जो तैयारी थी बहुत अच्छे ढंग से थी कि सबसे पहले इन्होंने अन्ना हजारे के पीछे चलना शुरू किया। धीरे धीरे जब अन्ना हजारे के थ्रू जब इनका नेम फेम हो गया, फिर अन्ना हजारे को साइड लाइन कर दिया। फिर अलग तरीके की बात की बिजली फ्री, पानी फ्री। पानी तो किसी को फ्री है नहीं मुश्किल से दिल्ली में। अब जा करके देख लीजिए बिजली पानी का क्या हाल है, पानी साफ नहीं मिल रहा है। पानी का है कि आपको 20,000 गैलन पानी फ्री मिलेगा, और जो मीटर रीडर है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, वो आता नहीं है नोट करने के लिए, घर बैठे बिठाए बिल भेज दे रहा है। सारा आदमी परेशान है। ये कहेगा फ्री, आप बता दीजिए, इसको क्या बोलेंगे कि सत्ता के लिए नहीं आए? ये आदमी सबसे बड़ा सत्ता से चिपकू आदमी है, ये कभी भी सत्ता उतना छोड़ने वाला नहीं है। और सबसे खास बात देखिए, चीफ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। सुना आपने कि चीफ मिनिस्टर है, कोई पोर्टफोलियो ही नहीं ले, इसलिए करप्शन होता रहता। हम कहीं से डायरेक्ट फंसे नहीं, फंसने वाले कोई और लोग फंस जाए जिनका सिग्नेचर हो। अब मनीष सिसोदिया थे शिक्षा मंत्री, फंस गया किसमें? शराब घोटाला में। पता नहीं शिक्षा मंत्री कैसे जा करके शराब घोटाले में इंगेज हो गया, कहाँ से इंगेज हो गया। ये सारा कुछ जो आप देखेंगे, हो सकता है कि आने वाले कल में और भी बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी कई डेटे कितना के बावजूद भी 43.5% वोट लाया। और अभी हम डेटा देख रहे थे, 10 कंस्टिट्यूएंसी ऐसा है कि आम आदमी पार्टी जितना वोट से हारी है, उससे दुगुना वोट कांग्रेस पार्टी को आया है। 10 कंस्टिट्यूएंसी में सीधा आम आदमी पार्टी कांग्रेस के कारण हार गई है। और बोलिएगा तो मैं कंस्टिट्यूएंसी का नाम भी पढ़ दूंगा। ये सारा कंस्टिट्यूएंसी का डेटा धीरे धीरे आना शुरू हो गया। ये है बादली, नागलोई जाट, मादीपुर, राजेंद्र नगर, नई दिल्ली, जंगपुरा, कस्तूरबा नगर, महरौली, संगम विहार, ग्रेटर कैलाश। ये सब ऐसा कंस्टिट्यूएंसी है कि जहां पे आप देखिए संगम विहार में हारे 344 वोट से, और कांग्रेस अकेला ले गया 15,863 वोट। बादली में तो ये सब डेटा आप देखेंगे तो कांग्रेस के कारण इनकी हारी है। और हमको लगता है कांग्रेस एक अच्छा काम किया है, क्योंकि आगे का जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा 5 साल के बाद, वो कांग्रेस बनाम बीजेपी होगा, उसमें आम आदमी पार्टी नहीं रहेगी। आप देख लीजिएगा, ये जो अगला इलेक्शन क्लियर हो जाएगा कि आम आदमी दिल्ली के राजनीति में रूट आउट हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है कुमार रामकृष्ण जी, मैं आपके पास भी लौटूंगी। प्रोफेसर चंदन, आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि इस वक्त जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना। जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली को एक प्रकार से कूड़ादान बना दिया था, जो पिछले चुनाव में कूड़ों के पहाड़ पर खड़े होकर के वायदा करते थे कि हम दिल्ली को साफ करेंगे, उन्होंने घर घर के आगे कूड़ों का ढेर लगा दिया था। जो लोग शुद्ध पानी की बात कहते थे, उन्होंने दिल्ली की जनता को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर किया। जो लोग शिक्षा के नाम पर लोगों को छलते थे, उन्होंने दिल्ली के स्कूल में 2/3 बच्चों को साइंस की पढ़ाई से वंचित रखा। जो लोग अच्छी सड़कों की बात करते थे, उन्होंने गड्ढों पर चलने के लिए मजबूर किया। और यह चुनाव
साफ संदेश देता है कि दिल्ली को ऐसी पार्टी की जरूरत नहीं है और उनको घर बैठाने का काम किया तो दिल्ली की जनता ने किया, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि आपदा आम आदमी पार्टी यह झूठ बोलने की फैक्ट्री है, यह झूठ बोलने का इंसाइक्लोपीडिया है, यह आपदा झूठ की संपदा है और भ्रष्टाचार के नए नए तरीके निकालने वाली फैक्ट्री है तो वो आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी है। लेकिन दिल्ली की जनता ने इस बार करारा जवाब देकर के यह स्पष्ट कर दिया कि यह ऐतिहासिक जीत मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली को फिर से आगे बढ़ाने का आगे बढ़ाने के काम को बढ़ा रही है। मित्रों, ये जो कट्टर ईमानदार बोलते थे वो कट्टर भ्रष्टाचारी ऐसे निकले जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक ये जेल की हवा खा करके आए और उनका हारना इस बात को स्पष्ट करता है कि दिल्ली की जनता ने उनके जेल में जाने पर मोहर लगाई। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। यह चुनाव के नतीजों में जिस तरीके से महिलाओं ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने, व्यवसायियों ने, सबने जिस तरीके से साथ दिया है, मैं पार्टी की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि एक तो आपदा पार्टी के बारे में मैंने चर्चा की, लेकिन एक ऐसी पार्टी भी है जो अपने स्कोर में कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। जब चुनाव आएगा तो नतीजा चाहे 2014 का लोकसभा हो, चाहे 2015 की विधानसभा हो, चाहे 2019 की लोकसभा हो, चाहे 2020 की विधानसभा हो, चाहे 2024 की लोकसभा हो और चाहे 2025 की विधानसभा हो, कांग्रेस का जीरो का जीरो। मित्रों, यह स्पष्ट बताता है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपदा नहीं सहेंगे और बदल के रहेंगे, दिल्ली की जनता ने आपदा को सहने से इनकार किया और दिल्ली बदल करके रख दी। इसके लिए मैं विशेष करके आपको बधाई। मैं आपके और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में ज्यादा समय न रहता हुआ एक बात का वायदा आपको जरूर करता हूं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो विश्वास जनता का मिला है प्रधानमंत्री जी को, जो वायदे हम लोगों ने किए हैं, जो पार्टी ने वायदे किए हैं, हमने वायदे मध्य प्रदेश में भी पूरे किए, राजस्थान में भी पूरे किए, छत्तीसगढ़ में भी पूरे किए, उड़ीसा में भी पूरे किए। अब दिल्ली की बारी है, दिल्ली में भी पूरा करके दिखाएंगे और दिल्ली को आगे बढ़ाएंगे। एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी का आभार और अभिनंदन, और आप सब लोग जो पूरी ताकत से दिल्ली की जनता ने आशीर्वाद दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय दिल्ली। तो जेपी नड्डा को सुना आपने, और किस तरह देखिए यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो जनाधार दिल्ली में आया है जनता का, और उसे हर किसी को स्वीकारना चाहिए। और अब आपको सीधे एक बार फिर से दिल्ली मुख्यालय लिए चलते हैं, क्योंकि अब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होने जा रहा है। मोदी, भारत माता की, भारत माता की,
भारत माता की, यमुना मैया की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। आज दिल्ली में, दिल्ली के लोगों में एक उत्साह भी है, एक सुकून भी है। उत्साह विजय का है और सुकून दिल्ली को आपदा से मुक्त कराने का है। साथियों, मैंने हर दिल्ली वासी के नाम एक पत्र भेजा था और आप सबने हर परिवार में मेरा एक पत्र पहुंचाया था और मैंने दिल्ली से प्रार्थना की थी कि 21वीं सदी में भाजपा को सेवा का अवसर दीजिए, दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने के लिए भाजपा को मौका दीजिए। मैं दिल्ली के हर परिवारजन को मोदी की गारंटी पर भरोसा करने के लिए दिल्ली वासियों को सर झुका करके नमन करता हूं। मैं दिल्ली वासियों का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, दिल्ली ने दिल खोलकर हमें प्यार दिया। और मैं दिल्ली वासियों को फिर से एक बार विश्वास दिलाता हूं, आपके इस प्यार को सवा गुना करके विकास के रूप में हम लौटाएंगे। दिल्ली के लोगों का ये प्यार, ये विश्वास हम सभी पर एक कर्ज है। इसे अब दिल्ली की डबल इंजन सरकार, दिल्ली का डबल तेजी से विकास करके चुकाएगी। साथियों, आज की ये ऐतिहासिक विजय है, ये सामान्य विजय नहीं है। दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया। एक दशक की आपदा से दिल्ली मुक्त हुई। साथियों, दिल्ली का जनादेश स्पष्ट है। आज दिल्ली में विकास, विजन और विश्वास की जीत हुई है। आज आडंबर, अराजकता, अहंकार और दिल्ली पर छाई आपदा की हार हुई।
इस नतीजे में भाजपा के कार्यकर्ताओं की दिन रात की मेहनत, उनका परिश्रम ये विजय को चार चांद लगा देता। और आप सभी कार्यकर्ता इस विजय के हकदार हैं। मैं भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ताओं भी आप सबको ये विजय की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज दिल्ली की जनता ने साफ कर दिया है कि दिल्ली की असली मालिक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता है। जिनको दिल्ली का मालिक होने का घमंड था, उनका सत्य से सामना हो भी गया। दिल्ली के जनादेश से ये भी स्पष्ट है कि राजनीति में शॉर्टकट के लिए, झूठ और फरेब के लिए कोई जगह नहीं है। जनता ने शॉर्टकट वाली राजनीति का शॉर्ट सर्किट कर दिया। साथियों, दिल्ली के लोगों ने लोकसभा के चुनाव में मुझे कभी भी निराश नहीं की। 2014, 2019, 2024 तीनों चुनाव में दिल्ली के लोगों ने बीजेपी को 7 की 7 सीटों पर भव्य विजयी बनाया। आप नीचे रहिए, औरों को परेशानी हो रही। आपका उत्साह मेरे सर आंखों पर, आपकी फोटो भी निकल चुकी है, वीडियो में आ चुका है। अब आप प्यार से बैठिए। साथियों, 3 बार लोकसभा में 100% विजय दिलाने के बाद, लेकिन मैं देख रहा था देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं के और दिल्ली के कार्यकर्ताओं के मन में भी एक टीस थी, एक कसक थी। ये टीस दिल्ली की पूरी तरह से सेवा न कर पाने की थी। लेकिन आज दिल्ली ने हमारा वो आग्रह भी मान लिया। दिल्ली की युवा पीढ़ी 21वीं सदी में पैदा हुए साथी अब पहली बार दिल्ली में
भाजपा का सुशासन देखेंगे। आज के नतीजे दिखाते हैं कि भाजपा की डबल इंजन सरकार के लिए देश में कितना भरोसा है। लोकसभा चुनाव के उसकी जीत के बाद हमने पहले हरियाणा में अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनाया। फिर महाराष्ट्र में नया रिकॉर्ड बनाया। अब दिल्ली में नया इतिहास रच गया है। साथियों, आज के नतीजों का एक और पक्ष भी है। ये हमारा दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है, ये दिल्ली मिनी हिंदुस्तान है। ये लघु भारत है। दिल्ली एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को जीती है, जी जान से जीती है। दिल्ली में दक्षिण भारत के लोग भी हैं, दिल्ली में पश्चिम भारत के लोग भी हैं, दिल्ली में पूर्वी भारत के लोग भी हैं। एक तरह से दिल्ली विविधताओं से भरे भारत का लघु रूप है। और आज इसी विविधता वाली दिल्ली ने भाजपा को प्रचंड जनादेश का आशीर्वाद दिया। दिल्ली का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा वर्ग नहीं जहां कमल न खिला हो। हर भाषा बोलने वालों ने, हर राज्य के लोगों ने दिल्ली में भाजपा के कमल निशान पर वोट दिया। और साथियों, इस चुनाव में मैं जहां भी गया, मैं गर्व से कहता था, मैं तो पूर्वांचल से सांसद हूं। ये पूर्वांचल से मेरा अपनेपन का रिश्ता पूर्वांचल के लोगों ने इस रिश्ते को प्यार की, विश्वास की नई ऊर्जा दे दी, नई ताकत दे दी। इसलिए मैं पूर्वांचल के लोगों का, पूर्वांचल के एक सांसद के नाते विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। जब हर एक का साथ मिलता है तो हर दिल्ली वासियों को मेरी गारंटी है, सबका साथ, सबका विकास, पूरी दिल्ली का विकास। साथियों, दिल्ली के इस विजय उत्सव के साथ साथ आज अयोध्या के मिल्कीपुर में भी भाजपा को शानदार
जीत मिली है। हर वर्ग ने भारी संख्या में भाजपा के लिए मतदान किया है, अभूतपूर्व विजय दिया है। साथियों, आज देश तुष्टीकरण नहीं बल्कि भाजपा के संतुष्टीकरण की पॉलिसी को चुन रहा है। साथियों, दिल्ली में धरना प्रदर्शन की राजनीति, टकराव और प्रशासनिक अनिश्चितता ने दिल्ली के लोगों का बहुत नुकसान किया। आज दिल्ली के विकास के सामने से एक बड़ी रुकावट आप सब दिल्ली वासियों ने दूर कर दी है। सोचिए कैसी राजनीति रही होगी, कैसी सोच होगी इन लोगों की। इन लोगों ने मेट्रो का काम आगे बढ़ाने से रोका। इन आपदा वालों ने झुग्गी वालों को घर देने से रोका। इन आपदा वालों ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी दिल्ली के लोगों को मिलने नहीं दिया। अब दिल्ली के लोगों ने साफ संदेश दिया है, गवर्नेंस। और साथियों, दिल्ली ने देखा है पहले का जमाना, गवर्नेंस ये नौटंकी का मंच नहीं है। गवर्नेंस ये प्रचार का मंच नहीं है। गवर्नेंस ये प्रपंच का मंच नहीं है। अब जनता ने स्थिर और डबल इंजन की सरकार को चुना। हम पूरी गंभीरता से धरातल पर रहकर काम करेंगे। हम दिल्ली के लोगों की सेवा में दिन रात एक कर देने वाले लोग। साथियों, पूरा देश जानता है कि जहां एनडीए है वहां सुशासन है, विकास है, विश्वास है। एनडीए का हर कैंडिडेट, हर जनप्रतिनिधि लोगों के हित में काम करता है। देश में एनडीए को जहां भी जनादेश मिला है, हमने उस राज्य को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। और इसलिए भाजपा को लगातार जीत मिल रही है। लोग हमारी सरकारों को दूसरी बार, तीसरी बार चुन रहे हैं। उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एमपी में, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, बिहार में
असम, अरुणाचल, मणिपुर में, हर राज्य में हमें दोबारा सत्ता मिली है। साथियों, यहां दिल्ली के बगल में यूपी है। एक जमाने में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कितनी बड़ी चुनौती थी और सबसे बड़ा चैलेंज नारी शक्ति के लिए होता था। यूपी में दिमागी बुखार का कहर बरसता था, लेकिन हमने इसका अंत करने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम किया। आप याद करिए, महाराष्ट्र में हर साल सूखे के कारण हमारे अन्नदाताओं पर कितना बड़ा संकट आता था, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमने जल युक्त शिविर जैसे अभियान चलाकर किसानों तक पानी पहुंचाया। हरियाणा में किसी को बिना खर्ची, बिना पर्ची के सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन आज बीजेपी ने वहां सुशासन का नया मॉडल स्थापित कर रही है। पूर्वोत्तर में हमारी सरकारों ने वहां के लोगों को विकास की नई धारा से जोड़ा है। एक जमाना था जब गुजरात में पानी का इतना बड़ा संकट था, खेती किसानी मुश्किल थी, लेकिन आज वही गुजरात एग्रीकल्चर पावर हाउस बनकर उभरा है। आप याद करिए, नीतीश जी के पहले बिहार किस हालत में था। बिहार में नीतीश जी को अवसर मिला। बदलाव भी तभी आया जब एनडीए की सरकार आई। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू गारू ने अपना ट्रैक रिकॉर्ड साबित किया है। ये सारे उदाहरण बताते हैं कि एनडीए यानी विकास की गारंटी। एनडीए यानी सुशासन की गारंटी। साथियों, सुशासन का लाभ गरीब को भी होता है और मिडिल क्लास को भी होता है। इस बार दिल्ली में गरीब, झुग्गी में रहने वाले मेरे भाई बहन, हमारे मिडिल क्लास ने भाजपा को जबरदस्त समर्थन दिया है। चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, हर वर्ग के बहुत सारे प्रोफेशनल्स हमारी पार्टी में काम कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी पार्टी ने हमेशा मिडिल क्लास को अपनी प्राथमिकता पर रखा है। यही दिल्ली में हमने सबसे पहले मेट्रो का काम शुरू किया। हमने अन्य शहरों में एयरपोर्ट, मेट्रो और अर्बन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पर काम किया। हमारी योजनाओं में बहुत ज्यादा फायदा मिडिल क्लास को मिलता है। स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों के कारण छोटे शहरों के लोग अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। आयुष्मान भारत और जन औषधि केंद्रों के कारण देश के करोड़ों लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है। साथियों, देश की नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारा सबसे बड़ा रक्षा कवच है। और आज एक बार फिर नारी शक्ति ने दिल्ली में
मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। चाहे उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो, हमने हर राज्य में नारी शक्ति से किए हर वादे को पूरा किया है। आज इन राज्यों में करोड़ों माताओं बहनों को हमारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मैं दिल्ली की मातृशक्ति से भी कहता हूं, चुनाव में उनसे किया वादा जरूर पूरा किया जाएगा। ये मोदी की गारंटी और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, टूटती सड़कें, कूड़े के ढेर, सीवर ओवरफ्लो और प्रदूषित हवा, दिल्ली की जनता इन सब समस्याओं से त्रस्त रही है। अब यहां बनने वाली भाजपा सरकार दिल्ली को विकास की ऊर्जा के साथ एक आधुनिक शहर बनाएगी। साथियों, पहली बार दिल्ली एनसीआर के हर प्रदेश में बीजेपी का शासन आया है। आजादी के बाद ये पहली बार हुआ है। राजस्थान में, यूपी में, हरियाणा में, ऐसे पड़ोस के हर राज्य में भाजपा की सरकारें हैं। ये बहुत ही सुखद संयोग है। जरा इनको नींद आ रही है, तबीयत खराब है, जरा डॉक्टर देख लीजिए। इस कार्यकर्ता को पानी पिला दीजिए, शायद तबीयत ठीक नहीं है, इनको जरा संभालिए। हाँ, नहीं, वो थोड़े अनईजी लग रहे हैं। हाँ, पानी पिलाइए, थोड़े अनईजी लग रहे हैं। साथियों, इन सभी क्षेत्रों में आजादी के बाद पहली बार एक साथ भाजपा की सरकारें हैं। इस एक संयोग से दिल्ली और पूरे एनसीआर में तरक्की के अनगिनत रास्ते खुलने जा रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र में मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ढेर सारा काम हो और इस क्षेत्र के नौजवानों को भी तरक्की के नए नए अवसर मिले। साथियों, हम देख रहे हैं आज देश तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है। पहले के समय की सरकारों ने शहरीकरण को बोझ माना, इसे चुनौती समझा। उन लोगों ने शहरों को सिर्फ पर्सनल वेल्थ कमाने का जरिया बना दिया। लेकिन मेरा मानना है अर्बनाइजेशन एक अपॉर्चुनिटी है। अर्बनाइजेशन गरीबों को, वंचितों को सशक्त करने का भी एक माध्यम है। दिल्ली भारत का गेटवे है और इसलिए इसे देश का सर्वश्रेष्ठ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना ही चाहिए।
दिल्ली के लोगों ने हाउसिंग सेक्टर में हमारा काम देखा है, लोगों ने सड़कों के लिए हमारी परफॉर्मेंस देखी है। अब हम दिल्ली वालों की आकांक्षाओं को पूरा करने में पूरी शक्ति से जुट जाएंगे। साथियों, दिल्ली का जनादेश विकास के साथ ही विरासत की समृद्धि के लिए भी है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती कावेरी नर्मदे सिंधु, ये भारत का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उद्घोष है। मां यमुना हमारी आस्था का केंद्र है। तभी तो कहते हैं नमो नमस्ते यमुने सदा त्वम भवस्व में मंगल कारणम च। हम लोग हमारा सदा मंगल करने वाली यमुना देवी को नमस्कार करते हैं, लेकिन उसी यमुना जी की इन लोगों ने कैसी दुर्दशा कर दी। दिल्ली का तो अस्तित्व ही मां यमुना जी की गोद में पनपा है। दिल्ली के लोग यमुना जी की इस पीड़ा को देखकर कितना आहत होते रहे हैं, लेकिन दिल्ली की आपदा ने इस आस्था का अपमान किया। दिल्ली की आपदा ने लोगों की भावनाओं को, उनकी आस्था को पैरों तले कुचल दिया। अपनी नाकामी के लिए हरियाणा के लोगों पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। साथियों, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं ये काम कठिन है, मैं ये भी जानता हूं ये काम बहुत लंबे समय का है। गंगा जी का देखिए, राजीव गांधी के जमाने से वो काम चल रहा है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले हैं। हम मां यमुना जी की सेवा के लिए हर प्रयास करेंगे, पूरे सेवा भाव से काम करेंगे। साथियों, ये आपदा वाले ये कहकर राजनीति में आए थे कि हम राजनीति बदल डालेंगे, लेकिन ये कट्टर बेईमान निकले। मैं आज वरिष्ठ महानुभाव श्रीमान अन्ना हजारे जी का बयान सुन रहा था। अन्ना हजारे जी काफी समय से इन आपदा वालों के कुकर्मों की पीड़ा झेल रहे थे। आज उन्हें भी उस पीड़ा से मुक्ति मिली होगी। साथियों, जिस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुए आंदोलन से हुआ हो, वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। ये देश की ऐसी पार्टी बनी जिसके मुख्यमंत्री, मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, जो खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे और दूसरों को
बेईमानी का मेडल देते घूमते फिरते थे, वो खुद भ्रष्टाचारी निकले। ये दिल्ली के भरोसे के साथ बहुत बड़ा धोखा था। शराब घोटाले ने दिल्ली को बदनाम किया। स्कूल और अस्पताल में हुए घोटालों ने गरीब से गरीब को परेशान किया। और ऊपर से अहंकार इतना कि जब दुनिया कोरोना से निपट रही थी तो ये आपदा वाले शीश महल बना रहे थे। इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची। लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है। साथियों, आज जनता ने फिर एक बार कांग्रेस को कड़ा संदेश दिया है। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने 0 की डबल हैट्रिक लगाई है। देश की राजधानी में देश की सबसे पुरानी पार्टी का लगातार दिल्ली में 6 बार से खाता नहीं खुल रहा है। और ये लोग खुद को पराजय का गोल्ड मेडल देते फिर रहे हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस पर देश बिल्कुल भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। पिछली बार मैंने कहा था कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। ये खुद तो डूबती है, अपने साथियों को भी डुबोती है। साथियों, कांग्रेस एक के बाद एक अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है और इनका तरीका भी बड़ा मजेदार है। आज की कांग्रेस अपने सहयोगियों की जो भाषा है, जो उनके एजेंडा है, उसी को चुराने में लगी हुई है। उनके मुद्दे चुराती है, फिर उनके वोट बैंक में सेंध मारती है। यूपी में कांग्रेस उस वोट बैंक को छीनने की कोशिश कर रही है जिस पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी अपना हक मानती थी। मुलायम सिंह जी इसको बराबर समझ गए थे। इसी तरह तमिलनाडु में कांग्रेस आज डीएमके की भाषा डबल जोर से बोलती है। उनको डीएमके के वोटर को लुभाना करके खुद की हैसियत बनानी है। बिहार में भी ये कांग्रेस ही है जो जातिवाद का जहर फैलाकर अपनी सहयोगी आरजेडी का जो पेटेंट है उसी जमीन को खाने में जुट गई है। ठीक ऐसा ही हाल जम्मू कश्मीर, बंगाल में भी
कांग्रेस ने अपने सहयोगियों का किया है। अब आज दिल्ली में भी साफ हो गया कि जो भी कांग्रेस का हाथ एक बार थामता है उसका बंटाधार होना तय हो जाता है। और जो राजनीति का अध्ययन करते हैं उनके लिए मैं आज एक काम छोड़ देता हूं। देखिए, इन्होंने 2014 के बाद 5 साल तक ये कोशिश की, हिंदू बनने की कोशिश की। मंदिरों में जाना, मालाएं पहनना, पूजा करना, भांति भांति की कोशिश की। उनको लगा कि ये करेंगे तो बीजेपी की वोट बैंक में हम सेंध मार करके कुछ ले आएंगे, लेकिन उनकी दाल गली नहीं। तो आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने वो रास्ता बंद कर दिया। उन्होंने माना कि ये भाजपा का क्षेत्र है, उसमें पैर नहीं डाल सकते। अब जाए तो जाए कहा, तो ये राज्यों की जो अलग अलग पार्टियां अलग अलग अपने मुद्दों पर जो अपनी जान चला रही हैं, अब उनकी नजरें उन पर है। और इसलिए, और वो भी समझ गए होंगे, बोलते नहीं होंगे, समझ गए होंगे कि ये उनको ही खा रहे हैं। साथियों, इंडी गठबंधन के दल अब कांग्रेस का ये कैरेक्टर समझने लगे हैं। इंडी वालों को ये एहसास हो रहा है कि जिस वोट बैंक को उन्होंने कांग्रेस से छीना है, अब कांग्रेस उसे वापस पाने में जुटी है। इसलिए दिल्ली में हमने देखा इंडी के ही दलों ने एकजुट होकर कांग्रेस को हैसियत बताने की कोशिश की, अपने वोट बैंक को रोकने की कोशिश की। ये मीडिया वालों को पता नहीं, समय नहीं मिला। अब तो समय ही समय है उनके पास। इंडी गठबंधन पूरा दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ मैदान पे उतरा था, और फिर भी क्या हाल हुआ देखिए, दोनों तरफ। साथियों, वो कांग्रेस को रोकने में तो सफल रहे, लेकिन आपदा को बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। साथियों, कांग्रेस का हाथ थामने वाले इसलिए भी बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि आज कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जो आजादी के आंदोलन के समय थी, जो आजादी के बाद कुछ दशकों तक थी। आज वो कांग्रेस नहीं है। आज कांग्रेस देश हित की नहीं, अर्बन नक्सलियों की राजनीति कर रही है। कांग्रेस के नेता जब कहते हैं वो भारत से लड़ रहे हैं, इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, ये नक्सलियों की भाषा है। ये समाज में, देश में अराजकता लाने की भाषा है। और यहां दिल्ली में तो आपदा भी उसी अर्बन नक्सली सोच को ही आगे बढ़ा रही थी। कांग्रेस की अर्बन नक्सली सोच राष्ट्र की उपलब्धियों पर अटैक करती है। ये पूरी दुनिया में अपनी ही सोच का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक निजाम लाना चाहती है। जब ये कांग्रेस में अर्बन नक्सलियों का डीएनए घुस गया है, तब ये कांग्रेस हर कदम पर बर्बाद हो रही है। साथियों, आज दिल्ली से मैं देश के नौजवानों से भी अपना एक आग्रह दोहराना चाहता हूं। मैंने 1 लाख नौजवानों को
राजनीति में आगे आने के लिए कहा है। ये मैं इसलिए कहता हूं कि देश को सही मायने में एक गंभीर पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। विकसित भारत को नई प्राण शक्ति की जरूरत है। 21वीं सदी की राजनीति को नए आइडिया, नई ऊर्जा की जरूरत है, नए चिंतन की जरूरत है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अगर अच्छे नौजवान बेटे बेटियां राजनीति में नहीं आएंगे तो ऐसे लोग राजनीति पर कब्जा कर लेंगे जो राजनीति में नहीं आने चाहिए। साथियों, सफलता असफलता अपनी जगह पर है, लेकिन देश को धूर्तता और मूर्खता की राजनीति नहीं चाहिए। एक तरफ धूर्तता है तो दूसरी तरफ मूर्खता है। देश का तेजस्वी युवा अगर राजनीति में नहीं आएगा तो देश धूर्तता और मूर्खता की राजनीति में फंस जाएगा। विकसित भारत बनाने के लिए हमें राजनीति में नयापन लाना है, हर स्तर पर इनोवेशन लाना है। साथियों, हमारी ये विजय नई जिम्मेदारी लेकर आई है। भाजपा रिफॉर्म और परफॉर्म की गारंटी देती है और जब इसमें हर दिल्ली वासी जुड़ जाएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन और तेज गति से आएगा। हमें दिल्ली के विकास के लिए मिलकर काम करना है। हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हम मिलकर दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाएंगे। साथियों, मैंने हमेशा जिस मंत्र को जिया है और जिस मंत्र को हमेशा मैं मेरे लिए भी पुनः स्मरण करता रहता हूं, मेरे सभी साथियों के लिए भी पुनः स्मरण करता रहता हूं, और वो है हमें हमेशा जब जब विजय मिले अपनी नम्रता को कभी छोड़ना नहीं है, अपने विवेक को कभी छोड़ना नहीं है, समाज सेवा के हमारे भाव को कभी छोड़ना नहीं है। हम सत्ता सुख के लिए नहीं, हम सेवा भाव से आए हुए लोग हैं। हम हमारी शक्ति समय सत्ता सुख में नहीं बर्बाद करेंगे, हम इस अवसर को सेवा के लिए ही खपा देंगे। और इसलिए साथियों, इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ें। दिल्ली और पूरे एनसीआर के विकास के जो सपने हमने सजे हैं उसको हम परिपूर्ण करके रहे। मैं एक बार फिर सभी देशवासियों का भी निरंतर हम पर आशीर्वाद बनाए रखने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं दिल्ली वासियों का फिर से आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी साथियों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। बोलिए यमुना माता की, यमुना मैया की, यमुना मैया की, यमुना मैया की, अम्या मैया की, यमुना मैया की,
यमुना मैया की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त आपने दिया है और उस वक्त का सम्मान बीजेपी करेगी। जो सत्ता आपने दी है उस सत्ता का सम्मान बीजेपी करेगी। इस बात की उद्घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुख्यालय बीजेपी मुख्यालय से की है। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर युवाओं का जिक्र करते नजर आए हैं। देखिए, अब युवाओं का जिक्र उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि सियासत में अगर युवाओं की नव ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा तो सियासत का भयावह स्वरूप ये देश देखेगा। इसलिए जरूरी है कि युवा राजनीति में प्रवेश करें, राजनीति को अग्रणी भावों से एक मातृशक्ति की सेवा का भाव बनाएं। तो दिन बेहद खास रहा आज का पूरा दिन। देखिए, लगातार सवाल यही चल रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करने के लिए। अब उनको सम्मान स्वरूप कार्यकर्ताओं के हृदय भाव को प्रकट करती हुई माला पहनाई जाएगी। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। लोटस रिटर्न है और सुपर हीरो को तो आपने सुन ही लिया।